चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने वेव कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बेटा ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करें बेटा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखिए बेटा लाइट में डुअल कैरेक्टर होता है। लाइट में दो नेचर होता है, एक होता है रे नेचर और एक होता है वेव नेचर, है ना। तो लाइट में डुअल कैरेक्टर होता है, एक होता है रे नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने अपना एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, देखिए नाम थोड़ा सा टेढ़ा सा है लेकिन परेशान मत होइएगा। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसमें न्यूटन ने पहली बार बताया कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी उसमें रे नेचर है, वो स्ट्रेट लाइट में प्रोपागेट करते हैं। तो ठीक है भाई, न्यूटन ने जो उस जमाने में न्यूटन ने जो कहा वो सही मान लिया जाता था। तो बहुत बढ़िया, न्यूटन ने फिर रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो तब लोग सोचा अच्छा लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। बाद में फिर ऐसे भी एविडेंसेस मिले कि नहीं, लाइट में वेव नेचर भी है। जैसे कि यंग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि नहीं लाइट में वेव नेचर है। और भी दो तीन लोगों ने बताया, जैसे कि फ्राउनहोफर, फ्रेनेल, है ना, इन सभी लोगों ने बताया कि नहीं लाइट में वेव नेचर है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद फिर आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन ने बोला नहीं पार्टिकल नेचर है, लाइट में जो पार्टिकल उसे फोटॉन बोलते हैं। तो इस तरह से पूरा जो कहानी है समझो तो बहुत कंट्रडिक्शन हो गया कि लाइट आखिर है क्या, रे नेचर है या वेव नेचर है, यानी पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो अल्टीमेटली ये फाइनली डिसाइड हुआ, बहुत सारी बातें हुई इसके अंदर, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि लाइट में डुअल नेचर है। लाइट हैविंग डुअल प्रॉपर्टी, एक होता है रे नेचर और एक होता है वेव नेचर, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कब रे नेचर कब वेव नेचर। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता बेटा और ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो जाए, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरा और ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो जाए, जैसे लाइक मिरर, लाइक लेंस, इनकी साइजेज बड़े बड़े होते हैं ना बेटा। लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में साइज बड़ा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? लाइट के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्स्टेकल या इंस्ट्रूमेंट जो भी है अगर उसका साइज बड़ा होता है बेटा, तो हम वहाँ पर रे नेचर देखते हैं, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और अगर मान लीजिए कि ऑब्स्टेकल की साइज छोटी हो जाए, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाए, तो एट दैट इंस्टेंट हम वहाँ पर बोलते हैं लाइट का वेव नेचर। तो ये बहुत ही मतलब ये कहा जाता है कि एक सिंपल कंसेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए, है ना। तो रे नेचर कब होता है? जब ऑब्स्टेकल की साइज काफ़ी बड़ी होती है लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। अमूमन जो ये सब जो है ऑब्जेक्ट्स, ये सब के सब जो हम लोग आसपास सराउंडिंग में देखते हैं वो सब बड़े बड़े साइज के हैं। लाइट का वेवलेंथ होता है 10⁻⁻⁹ मीटर का, यानी नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है, उसका ऑर्डर होता है। और जो आसपास ऑब्स्टेकल है वो क्या है? बड़े बड़े साइज के हैं। दैट्स वाई यहाँ पर बेटा रे नेचर से होगा। वेव नेचर तब से होगा जब साइज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, ठीक है। चलिए, तो आज बेटा हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना बेटा, मैं आपको बता दूं कि बेटा देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना भाई। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है बेटा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, आपने देखा होगा ना, व्हाइट लाइट जब पास कराते तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है बेटा। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसके बाद बेटा यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कुल मिलाकर के बेटा इसमें 4 चैप्टर्स हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। ये चारों चैप्टर हमें ठीक से पढ़ने होंगे। ये 4 चैप्टर जो है जिसमें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस पर मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर के रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहली बात तो बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि लाइट किसी होमोजीनियस मतलब एक जैसा, तो होमोजीनियस मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है, सीधी लाइन में चलेगा बेटा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि व्हेन लाइट traveling in a medium, when light rays traveling in a medium, strike a surface and returns back to the same medium, then this event is called reflection of light। इस इवेंट को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो कुल मिलाकर के बेटा बहुत साफ है कि जब लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्राइक अ सरफेस, किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है एंड रिटर्न्स बैक, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये कोई सरफेस है बेटा, है ना। अच्छा, वो सरफेस जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसे बोलते हैं मिरर। मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। ये तो सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। मिरर जो होता है बेटा ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर है। कोई भी एनर्जी हम मान के चलते हैं कि मतलब बहुत कम परसेंटेज ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, लाइट में से थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है, और आइडियल रिफ्लेक्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मान के चलिए मिरर ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, तो मिरर इज ए गुड रिफ्लेक्टर। तो क्या होता बेटा कि यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली क्या होता बेटा, अब जैसे ये मिरर है ना बेटा, मिरर है ये, तो ये मिरर पे लाइट आती है, लाइट ऐसे आती है और रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में लौट जाती है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए लिखते हैं इसे। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या है, ये हमें पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये कहा गया बेटा कि जैसे ये मिरर है, दिस इज अ मिरर, है ना, एक रिफ्लेक्टर है बेटा, दिस इज अ मिरर। अब लाइट ऐसे आई तो हम इसे बोलते बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते बेटा? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो ये लॉ है ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल टू द मिरर या नॉर्मल टू द सरफेस,
normal to the surface, normal to the surface and reflected ray lie in same plane, lie in same plane। सबसे पहली बात तो बेटा ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, है ना। अगर लाइट ऐसे आया, नॉर्मल ये है तो लाइट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल ये है, इंसिडेंट ऐसे आ रहा तो ये प्लेन हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में होगा। ये एक सिंपल सा लॉ है। दूसरा ये बेटा, दूसरा ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सेकंड लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर अब हमारे पास है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर या रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। यानी हम पहले प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस से, प्लेन सरफेस है ना बेटा, ध्यान से। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, यानी हम प्लेन सरफेस से पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब जैसे देखिए ये कोई प्लेन सरफेस है, जैसे प्लेन मिरर। अब यहाँ पर बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बेटा ये जो ऑब्जेक्ट होता है इससे लाइट निकलेगी, बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी, मिरर के हर एक हिस्से पर गिरेंगी, है ना। मिरर के हर एक हिस्से पे लाइट रेज गिरेंगी, लेकिन अब हर जगह मिरर पर रेज निकले, जो ऑब्जेक्ट से निकलेगी बहुत सारी रेज निकलेगी, मिरर के हर एक हिस्से पे गिरेगी। कुछ एक रेज पकड़ लेते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, बहुत सारे रेज बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये रे है, इस रे को देखो बेटा, ये रे मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरा, नॉर्मल के साथ कितना एंगल है तो 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी एकदम डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा तो परपेंडिकुलरली लौटेगा। फिर ये देखो ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ये लाइट रे देखो, ये मैंने इंसिडेंट रे माना, ये नॉर्मल है, एंगल ये बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा। अगर आप देखो ध्यान से तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाए, इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाए बेटा तो कहीं यहाँ कटेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर कटेगा, अब चूंकि इधर की तरफ तो नहीं कटेगा क्योंकि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिल नहीं पाएगा, कट नहीं पाएगा, पीछे बढ़ाने पर कट रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज होता है ना। अच्छा एक चीज और समझिए बेटा, जैसे आपके दिमाग में जैसे क्या है, पूरी रे ऑप्टिक्स में बार बार हम लोग रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। पहले ध्यान से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वह दो तरह का होता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बहुत आराम से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, तो रियल ऑब्जेक्ट बेटा दरअसल ये होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। रियल ऑब्जेक्ट होता है जैसे मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है, जैसे हम हैं या किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के सामने रखते हैं तो वो रियल है। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये रियल है, अगर मैं बोलूँ ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट निकलेगी, इससे लाइट निकलेगी, और वो निकलेगी कैसे, फैलती हुई लाइट निकलेगी, डाइवर्ज होती हुई फैलती हुई लाइट। जैसे मेरे से लाइट ऐसे निकल रही है, अच्छा मैं सेल्फ ल्यूमिनस नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे के अंदर से लाइट निकल रही है, वो तो मेरे बॉडी से लाइट टकरा रही है,
ये ट्यूब लाइट है, ये सन लाइट है, ये सब मेरे बॉडी से टकराती है और फिर मिरर पे गिरती है। तो मेरे से लाइट, हम कहते हैं मेरे से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी बेटा वो डाइवर्जिंग होगी और वो मिरर या लेंस पर गिरेगी, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे देखते हैं, गिरने वाली रेस को देखते हैं। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर की होती है, देखिए इस ऑब्जेक्ट से निकल करके, इस पॉइंट से निकल करके फैलती हुई रही है, ये ऐसे बोलते हैं डाइवर्ज और ऐसे बोलते हैं कन्वर्ज। दिस इज डाइवर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर बेटा इंसिडेंट रे जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इंसिडेंट रे, रेज आर ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा बेटा। अगर डाइवर्जिंग नेचर का होगा तो हम बोलेंगे सर वो रियल ऑब्जेक्ट है। आप डेली सुबह आईने के सामने खड़े होकर शक्ल देखते हैं अपने, तो आप कैसे हैं? रियल है आप मिरर के लिए रियल है। आपसे निकलने लाइट मिरर पे डाइवर्जिंग लाइट गिरती है। ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे देखना होता है कि जो लाइट गिर रही है वो कैसी है ना। अब जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा बेटा कि जो मिरर या लेंस होगा उस पर लाइट कन्वर्जिंग आके गिरेगी। देखिए इंसिडेंट रे देखनी है, ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रे देखनी। पहली बात तो बहुत क्लियर बात है, ऑब्जेक्ट अगर बोले तो इंसिडेंट रे को देखा करो। यहाँ इंसिडेंट रे कैसी बेटा? कन्वर्जिंग। आप देखो कन्वर्जिंग है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये देखिए ये मिरर के पीछे जाके यहाँ पे कटता। तो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब भी बोले वर्चुअल है तो मिरर के पीछे होता है। वर्चुअल इज ऑलवेज मिरर के पीछे। जैसे हम आगे वर्चुअल इमेज की भी बात करेंगे, वो हमेशा मिरर के पीछे। अब जैसे ये मिरर है तो मिरर के पीछे ये इंसिडेंट रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, यानी अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट इंसिडेंट लाइट सीधे जाती यहाँ कटती। तो मिरर के लिए दिस ओ इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे इज ऑफ, इंसिडेंट रे आर ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये इस तरह से बेटा, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए रियल या वर्चुअल होगा, इसके लिए क्या देखेंगे बेटा? इंसिडेंट रेज देखेंगे। ये इंसिडेंट रेज होगा, इसको देखना बेटा। ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज नहीं देखते। रिफ्लेक्टेड रेज तो इमेज के लिए देखेंगे, पहले तो आने वाली रेज तो ऑब्जेक्ट के लिए ही होगी ना। तो इस तरह से आपको पहले देखना है, ठीक। अभी आपको सारी चीज और क्लियर होगी, डोंट वरी रहिए। फिर देखो बेटा इमेज, देखिए इमेज, इमेज भी दो तरह का होता है बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, इमेज भी दो तरह का, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब सवाल उठता है रियल इमेज क्या है? देखिए इमेज की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है उसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बात करेंगे। जैसे रियल इमेज में क्या होगा बेटा, जैसे सपोज दैट ये मिरर है बेटा। अब मान लो लेट अस सपोज लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ये लाइट ऐसे और रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, देख रहे हैं आप? ये रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हैं, ये तो इंसिडेंट है। मिरर की तरफ जो आ रही हो तो इंसिडेंट हुई, मिरर से जो दूर जा रही हो तो रिफ्लेक्टेड होगी। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट। देखिए रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट रही है, यस। तो यहाँ पर इमेज बनेगा और ये इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ? जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, when reflected rays intersect each other, when reflected rays intersect each other, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। तो उस समय आपको बोलना है रियल इमेज, ठीक है। अब जैसे वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कटेगी नहीं, वो फैल जाएगी, कटने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। अब जैसे मैं बोलूँ ये मिरर है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे और लाइट रिफ्लेक्टेड बाहर की तरफ फैल गई। अब ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है। क्या रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं पर इधर काटेंगे? नहीं काट पाएंगे।
तो वर्चुअल इमेज जैसी होता, वर्चुअल वर्ड जब भी आप रिफ्लेक्शन में देखेगा बेटा मिरर के केस में, तो वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे जाएगा, रियल मिरर के सामने, वर्चुअल मिरर के पीछे। तो यहाँ पर बेटा पीछे की ओर रिफ्लेक्टेड लाइट को बढ़ाएंगे तो भाई यहाँ पर एपियर टू इंटरसेक्ट, सो दिस इज द वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल की कहानी बहुत ही सिंपल है। देखिए पानी पिला दीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी समझाई। वर्चुअल जब भी बोले, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो कहाँ बनता है बेटा, मिरर के पीछे। रियल बोले, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज तो हमेशा मिरर के सामने। रियल इमेज बेटा स्क्रीन पर ले सकते हैं आप, कोई स्क्रीन पर है उस पर रियल इमेज आप ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अब आईने में शक्ल अपनी देख रहे हैं, तो आईने के पीछे जो है वो वर्चुअल इमेज होता है, जो आप देखते हो वर्चुअल इमेज होता है, उसको आप कभी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए, आराम से सुनिए जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसमें बेटा सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि कोई मिरर है बेटा, ये मिरर है, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, बोलिए रियल या वर्चुअल, रियल, ये रियल ऑब्जेक्ट है। इससे लाइट देखिए कैसी लाइट निकलेगी, डाइवर्जिंग लाइट। देखिए इंसिडेंट रे जो मिरर में गिर रही कैसी गिर रही बेटा, देखिए डाइवर्जिंग रेज गिर रही है, यानी ये रियल ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है। अब ये देखिए रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। क्या रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काट पाएंगी? नहीं, पीछे बढ़ाने पर कटेगी। जब भी पीछे बढ़ाया इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बन गया। तो मिरर क्या करेगा, रियल ऑब्जेक्ट अगर है सामने, ऑब्जेक्ट कोई रियल है तो इसका इमेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल। अब जैसे मान लीजिए बेटा ये मिरर है, अब ये देखिए इस तरह की कन्वर्जिंग रेज आ रही है। अब बोलेंगे सर ये रेज आएगी कैसे कन्वर्जिंग? जैसे देखो बेटा, देखो ये मान लो लेंस है, यहाँ मिरर लगा दो। अब मान लो बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, लेंस पर गिरी। आपने पढ़ा होगा बचपन में कॉन्वेक्स लेंस रेज को अंदर की तरफ मोड़ती है। तो देखो मिरर पे, अब मिरर में जो लाइट गिरे कैसी लाइट गिरे, कन्वर्जिंग। अगर ये मिरर नहीं होता, कहीं यहाँ जा करके कटता ये लाइट, तो मिरर के लिए ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए आगे ना मिरर पे कन्वर्जिंग रेज, तो बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पर आपको मिरर पर कन्वर्जिंग रेज गिरेगी। तो देखिए कन्वर्जिंग रेज गिर रही है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइट यहाँ पर काटती, इंसिडेंट रेज यहाँ पर कटती, तो दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा। ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे आपस में कटेगा, ये रियल इमेज होगा बेटा, है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ इमेज कैसा है, वर्चुअल। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक फाइनल एक लाइन कहूँ, एक प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, मतलब वर्चुअल रियल को वर्चुअल बदल देता है और वर्चुअल को रियल में बदल देता है। मतलब एक प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाएगा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और अगर मान लो, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा होगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, एक वर्चुअल और दूसरा रियल होगा, ऐसे याद करो, तो रियल इमेज बनाएगा। वेरी सिंपल काम, लिख लो इसे।
देखो बेटा, है ना, देख लिया। चलो भाई, दूसरी बात, देखिए बेटा, दूसरी बात ये बेटा कि मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है बेटा, जितना डिस्टेंस आगे होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा मिरर के। यानी बेटा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, यानी बेटा मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस इक्वल होगी। उसके बाद बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर ये मिरर है बेटा और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमेशा, देखिए किधर बनेगा इमेज, तो हमेशा क्या करना, मिरर है, ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन इसको मिला दिया, ये लाइन देखिए, मिरर ऑब्जेक्ट को मिलाए लाइन परपेंडिकुलर, इसी लाइन पर बेटा इमेज भी लाइन करेगा। मतलब ऐसे समझिए बेटा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने लाइन मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे सपोज दैट बेटा अगर आपसे बोलिए मिरर है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो क्या इमेज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा इमेज। जरूरी कि मिरर के सामने होना चाहिए। अब इधर है, बस ऑब्जेक्ट से निकल लाइट मिरर पर गिर जानी चाहिए, इमेज बने। अब देखिए इतनी सारी लाइटें निकल रही हैं, अब वो रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे 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 ऐसे, और इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पर ये कटेगा, इमेज यहाँ बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मिरर के ठीक सामने सामने तो इमेज बन रहा है। अब ऐसा मत समझ जाना कि भाई मिरर के सामने नहीं, बस ऑब्जेक्ट से निकलने लगे मिरर पर गिर जानी चाहिए। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज कैसे बनाएंगे बेटा, तो हम बोलेंगे देखिए मिरर वाली लाइन ये है, मिरर जिस लाइन पे वो लाइन ये है, तो इस मिरर के ठीक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है, ऑब्जेक्ट और इमेज की मिलाने वाला लाइन मिरर के परपेंडिकुलर, देखिए इमेज यहाँ बनेगा और जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बनेगा और ये परपेंडिकुलर होगा, मिरर के ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो ये मिरर वाली लाइन एक्सटेंड कर लो और उसी मिरर के ठीक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जितना मिरर इधर ऑब्जेक्ट है उतना मिरर के पीछे इमेज बन जाएगा। क्लियर? देखो अब देखिए बेटा, अब जैसे देखिए ध्यान से समझिए, देखिए बेटा समझिए। अब जैसे मान लीजिए बेटा फील्ड ऑफ व्यू, अब जैसे सपोज दैट बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, अब जैसे देखिए ये मिरर है ना, मिरर, चलो भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितनी दूर में दिखाई देगा, जैसे सोचिए, पहले आप समझिए मेरी बातों को समझिए जो मैं आपको समझाना। जैसे ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारी लाइट गिरेगी, मिरर पे गिरेगी, ओके गिरेगी। अब क्या होता है बेटा, अब जैसे ये लाइट गिरी, बिल्कुल ये लाइट जो बिल्कुल मिरर के इस एंड पे गिर रही है, उसके बाद कोई मिरर ही नहीं है, मिरर के बिल्कुल इस एंड पर गिर रही है, तो ये लाइट यहाँ से ऐसे फैलेगी, ये लाइट इधर से इधर फैलेगी, बीच की सारी रेज ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है बेटा, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो कोई ना कोई रे तो जाएगा इसकी आंखों में, तो उसको इमेज पीछे दिखाई देगा, उसको इमेज दिखाई देगा, उसको इमेज दिखाई देगा। यहाँ कोई खड़ा है, उसको फिर से इमेज दिखाई देगा, है ना, इमेज दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ कोई खड़ा है, उसको इमेज नहीं दिखाई देगा। इन दोनों को इस ऑब्जेक्ट का इमेज आईने में दिखाई देगा, इसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी आंखों तक कोई रिफ्लेक्टेड रे आ ही नहीं रही है। रिफ्लेक्टेड रे आखिरी वाली है, यहाँ से ऐसे निकल जाए, इसकी आंखों में देख, तो फील्ड ऑफ व्यू दरअसल ये हुआ, है ना। अगर मैं नाम लूँ 1 2 3, तो फॉर 1 and 2 इमेज इज विजिबल
विजिबल, इमेज दिखाई देगा, इमेज जो होगा वो विजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? और फॉर 3 इमेज इज नॉट विजिबल, इमेज इज नॉट विजिबल, इमेज विजिबल नहीं होगा। ये आईने में इमेज नहीं दिखाई देगा, आईने में इमेज है नहीं है, कहाँ दिख रहा है? थर्ड को नहीं दिखाई देगा। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है बेटा। अब जैसे इस पे क्वेश्चन है बेटा, जैसे देखिए सवाल क्या है कि ये मिरर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मिरर है, ठीक है भाई। चलो इस मिरर की लेंथ मान लो 12 मान लो, और इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे d डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है बेटा। और ठीक मिरर के पैरेलल एक लाइन है, मिरर के पैरेलल एक लाइन है जिसका डिस्टेंस 2d है मिरर से, ठीक है। चलो अब वो यहाँ रखा हुआ है, तो कह रहा है एक आदमी इस लाइन पर ऐसे चलेगा, ऐसे करके इधर से इधर चलेगा, तो कितनी दूर तक उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज आईने में दिखाई देगा? तो बोलेंगे ठीक है, कितनी दूर तक? तो इस ऑब्जेक्ट से निकले लाइट हर जगह गिरेगी, बिल्कुल एंड पर गिराएंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ तक जा रही है, यहीं तक आएगी, इधर गिरेगी, बिल्कुल एंड पर गिरी, और ये यहीं तक। इतना अगर आदमी यहाँ पर है दिखाई देगा, यहाँ है दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक, ये समझो m से n तक, ये डिस्टेंस मुझे कुल मिला के निकालना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकले लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इतने लाइन पर गिर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह रिफ्लेक्टेड लाइट गिर रही है। आप यहाँ खड़े रहेंगे, कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में जाएगी, आपको इमेज दिख जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालिए, पहले तो एक काम करते हैं, ऐसे पहले बना लेते हैं, ये तो 12 है ही, ये तो 12 है ही। चलो भाई अब क्या करें, ये मान लीजिए y है, और जैसा ये है वैसा ये भी है बेटा, ये भी y है, कुल मिला के y निकल जाएगा, तो ये पूरे यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? अच्छा एक काम करते हैं, देखिए ये मिरर पर ऐसे लाइट इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल होगा थीटा। ऐसा करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखें बेटा, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने y परपेंडिकुलर और ये बेस 2d है ना, तो y अपॉन 2d, और इक्वल टू में काम करते हैं tan थीटा, एक छोटे से tan, इधर से थीटा तो यहाँ से निकल जाएगा, ये देखो 12 का आधा l होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस l अपॉन d, y बराबर हो गया 12। अरे वाह, तो ये कितना आया 12, ये कितना है 12, तो ये भी क्या है 12, 12 12 12, टोटल लेंथ 6 है, तो mm विल बी 6l, इतने लेंथ तक आपको दिखाई देगा। जल्दी लिखो, हो गया कंप्लीट? अरे बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ अच्छा, तो तुमने देखा था पहले लेक्चर? कॉपी देखी? अच्छा, वो जो 2-3 लोग अच्छा अच्छा अच्छा, मिटाते हैं भाई।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अब जैसे सपोज दैट, बहुत आराम से सुनिएगा, अगर ये मिरर है तो मिरर के सामने जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप h हाइट के हैं, अगर आप h हाइट के हैं तो मिरर जो है उतने ही हाइट का इमेज बनाता है, उतने ही हाइट का इमेज बनाता है ना बेटा। यानी कि जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतना ही हाइट का इमेज बनाएगा, उतने ही हाइट का इमेज बनाएगा। यानी बहुत सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट विल बी द सेम, विल बी सेम। ठीक है बेटा, है ना। तो जितने हाइट, आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं, जितने हाइट के होते हैं उतने हाइट का इमेज बनता है ना। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर बेटा अब जैसे सपोज दैट आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये मिरर है, हमें मिनिमम कितने लेंथ का मिरर चाहिए ताकि हम अपना पूरा इमेज देख सकें, फुल हाइट देख सकें, फुल हाइट देख सकें। इसके लिए मिरर की कितनी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, है ना बेटा। तो देखिए ये लात है आपकी, यानी पैर है, पैर से निकला रेज हर जगह निकलेगा और गिरेगा, हर जगह से रेज निकल रही है, मिरर पे गिर रही है। पहले पैरों से शुरुआत करते हैं, तो वो लाइट रे जो मिरर पर गिरी और रिफ्लेक्शन के बाद ठीक आंखों में गई, तो हम बोलते हैं अरे ये लात मुझे यहाँ दिख रही है, अरे वाह, तो पैर का इमेज बन गया। अच्छा भाई, मुंडी, मुंडी और आंख के बीच में कोई अंतर नहीं, ऐसे समझ के चल रहा, लाइट ऐसे आई और ऐसे आ गई और आंखों में गई, इसको अपनी मुंडी यहाँ दिखाई देगी। इस तरह से बेटा ये जो है इसको अपनी पूरी इमेज ऐसे दिखती है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, एच हाइट का आदमी है तो एच हाइट का ही इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मिरर की मिनिमम लेंथ ये बेटा, अगर मैं ये मिरर उड़ा दूँ इधर से उड़ा दूँ तो भी आपको फुल इमेज दिख जाएगी। तो हमसे कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज, रिक्वायर्ड minimum length of mirror required to see full image, required to see full image of a man। तो बेटा कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर y निकालना है ना, चलो सर y निकालना है, वेरी इजी। देखिए कैसे निकालेंगे, अपन लोग ये थीटा मान लेते हैं और हम जानते हैं मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ये है, मिरर के बीच उतना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। क्लियर। अब एक काम करो, पहले इस ट्रायंगल को देखो, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है बेटा, यस, और ये बेस है क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज d। फिर अब एक काम करो, ये बड़ा सा ट्रायंगल देख लो, ये बड़ा सा ट्रायंगल, हाथों को देखना मेरे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है d और d 2d, तो tan थीटा कितना होगा h by 2d, d से d कैंसिल, y इक्वल टू देखिए h by 2, यानी मिरर का जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए वो मैन के हाइट का ठीक आधी होनी चाहिए। 10 मीटर का अगर आदमी है 5 मीटर, 5 फुट का आदमी है 2.5 फुट, ऐसे करके आपको याद रखना।
गया। तो मिटाते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है, बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। 7th नंबर पॉइंट ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए एक कमरा है बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, ये कमरा है, ठीक है भाई, चलो। और बेटा यहाँ पे मिरर लगा है, ओके भाई, ये मिरर लगा है। और कमरे के ठीक बीचों बीच आप खड़े हैं, बिल्कुल बीचों बीच मिड में। अगर कमरे का दोनों वॉल के बीच का सेपरेशन डी है, तो आपसे कह रहा है मिनिमम कितने लेंथ का मुझे मिरर चाहिए जिससे कि ये आदमी अपोजिट वॉल यानी मिरर के सामने वाली वॉल का पूरा इमेज मिरर में देख सके। मतलब सोचिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required, length of mirror required to see the full image of opposite wall, full image of opposite wall, opposite wall के full image को देखना है बेटा। बहुत ही सिंपल कहानी है, ध्यान दीजिएगा। अपोजिट वॉल यानी इस वॉल का, ये जो इस वॉल पे मिरर लगा, इसके सामने वो वॉल का पूरा इमेज देखना है मिरर में। चलिए पहले तो ये वॉल है ए बी, मान लीजिए इससे निकलने वाली लाइट मिरर की इस एंड पर गिरी और आंखों में गई। वही लाइट देखना है जो एंड पर गिर रहे हैं ना बेटा, इसके ऊपर मिरर है, उससे कोई मतलब नहीं है। मिरर इतना तो कम से कम चाहिए। और इधर वाली हर जगह गिरेगी, लेकिन वो पोर्शन जो आंखों तक पहुंच नहीं रही उसको देखना है बस। इधर मिरर उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिरर हमें जो चाहिए वो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मिरर जो चाहिए वो मिनिमम यही चाहिए बस। और इसको पीछे की ओर, ये देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बेटा इसे पीछे ये इमेज दिखाई देगा, ये छत होगा और ये पॉइंट दिखाई देगा, ये इसको ये दिखाई देगा, ये फ्लोर है और यहाँ पर ये पूरा इमेज इसको दिखाई देगा। तो इस वॉल का फुल इमेज उधर दिखाई देगा। और मिरर के सामने वॉल डी डिस्टेंस पर है, तो वॉल मिरर के पीछे जो इमेज दिखाई देगा डी, और आदमी d/2 पर है, बीचों बीच है, मिड में खड़ा, ठीक है। चलिए मुझे ये निकालना है, तो ये काम करते हैं। देखिए लाइट इधर से आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये θ1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये θ1, और देखिए ये लाइट इस पे आके गिरी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये θ1 तो ये भी θ1 है ना, क्लियर है, ये θ1। उसी तरह ये लाइट इधर से θ2 एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ2, ये भी θ2। चलिए भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए y1 हाइट है और ये y2 हाइट है। मिरर की वॉल की हाइट 2h है, ठीक है बेटा। ये h1 मान लीजिए और h2 मान लीजिए, ठीक। अभी थोड़ी देर के लिए चलिए अब पहले देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखिए जिस पे मैं हाथ घुमा रहा हूं। देखिए ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, यस। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस इज d/2, ये d/2, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, घबराना नहीं। तो tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज y1 और बेस इज d/2, ऊपर गया। और tan थीटा इस बड़े से ट्रायंगल में ध्यान दो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, मेरे हाथों को देख रहे हो ऐसे कैसे चल रहा है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर h1 और बेस, ये बेस कितना होगा बेटा, ये d है, ये d यानी ये d और ये d/2, d/2 में d जोड़ो कितना आएगा 3d/2, h1 अपॉन 3d/2, d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y1 इज इक्वल टू h1/3, ये y1 आ रहा है h1/3। उसी तरह y2 आएगा सिमिलरली, ये लीली नहीं बेटा, सिमिलरली
y2 इक्वल टू हो गया h2/3। तो मिरर का ये लेंथ पूरा y1 प्लस y2, तभी तो ये y होगा। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी h1 प्लस h2/3। और h1 प्लस h2 तुम्हारे पास h है ना, और यहाँ से हमें क्या h है ना, यानी h/3 यानी वॉल का हाइट का 1/3। यानी आपको मिरर की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए वॉल का जितना हाइट उसका 1/3, तब जा करके आप बोलेंगे सर फुल इमेज दिख रहा है, फुल इमेज दिख रहा है। बहुत ही टफ लग रहा होगा, टफ नहीं लग रहा, आसान है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो यहां पर बेटा अगर मान लीजिए ये मिरर है और इसके सामने, अभी मिरर रेस्ट में बेटा, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा बेटा, तो इमेज भी मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चलेगा, और इस तरह से कि किसी समय ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जितना सेपरेशन हो उतना ही मिरर और इमेज के बीच का सेपरेशन है। यानी बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो गलत बोल रहा हूं? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड से जितनी स्पीड से इधर आएगा उतनी स्पीड से इधर जाएगा, है ना। ये किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिरर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर में ऐसा ही होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट v से चल रहा है, ये इमेज v से चल रहा है, यानी अगर ये v से चलेगा तो इमेज भी v से चलेगा। अगर कहीं बोलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बताइए कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट टू इमेज में वेलोसिटी 2v होगा। कैसे? हम पढ़ते थे रिलेटिव मोशन में कि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट जाता तो रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं? दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो ये 2v होगा। और ये टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर, इस केस में टुवर्ड्स द मिरर। अरे बात समझ गए? अब जैसे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे मैं बोलूँ ये मिरर है, अब मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर चल रहा है v से थीटा एंगल पे, और ये इमेज है। तो अगर मुझसे कहेगा बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉल्व करिए, बोलेंगे सर बहुत आसान है,
वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉल्व करिए, बोलेंगे बहुत आसान है। देखिए v का कंपोनेंट इधर हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा, यानी हमें एक कंपोनेंट लेना है मिरर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट लेना है मिरर के पैरेलल। तो हम बोलेंगे सर इसमें v cos थीटा, इसमें फटाक से बोलेंगे v cos थीटा, और इसमें बोलेंगे इधर। अब देखिए मिरर के पैरेलल जितनी वेलोसिटी चलेगा उतना ही इमेज में भी वेलोसिटी रहेगी v sin थीटा, ठीक है। मिरर के पैरेलल अगर जितनी वेलोसिटी चल रहा उतनी वेलोसिटी से भी पैरेलल ऊपर तो ये भी ऊपर, लेकिन इधर सामने चला मिरर की तरफ तो ये भी मिरर की तरफ अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर बेटा टोटल रिजल्टेंट फिर से v आएगा और ये थीटा। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए, कैसे बताएंगे? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी, तो बोलेंगे सर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन चलता है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रिलेटिव मोशन घटाते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन में ये दोनों खत्म और ये दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मुझसे बोले वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो 2v cos थीटा हमारे आंसर। हो गया? देखिए देखो बेटा, अच्छा बेटा अगर मैंने आपसे कहा ये मिरर है, ठीक है, और मान लो ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे आ रही है और मैंने कहा कि लाइट इधर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है सर लाइट इधर ही जाएगी, ये नॉर्मल है ये इंसिडेंट है। अब मैं बोलूँ इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन वाला वैसे ही आ रहा है, बस मिरर को मैंने टर्न कर दिया, मिरर को मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, मिरर को मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाया तो बताना रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से घूम जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से घूम जाएगा ये मुझे बताना। अब सोच के देखो, पहले समझो ये डायग्राम को छोड़ो, पहले देखो मिरर ऐसे है, ये नॉर्मल है, अगर मिरर ऐसे घुमाया तो नॉर्मल भी तो घूम जाएगा, अभी नॉर्मल ऐसे था अब नॉर्मल ऐसे हो गया। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, ओके, माना कि ये एंगल थीटा नॉट है तो क्या ये भी एंगल थीटा नॉट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सोचिए मिरर ऐसे था, नॉर्मल ऐसे था, अब मिरर को ऐसे टर्न करेंगे तो नॉर्मल जो है वो कहीं यहाँ ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ, ये थीटा नॉट था, ठीक है। अब अगर मिरर को मैंने थीटा एंगल से घुमाया तो नॉर्मल भी तो थीटा एंगल से घूम जाएगा, तो ये एंगल थीटा एंगल से घूम गया। अब नॉर्मल पहले ये n था, अब ये नॉर्मल n डैश हो गया, अब नॉर्मल ये हो गया। अब आप सोचो इंसिडेंट रे अब कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल बनाएगा, बताओ कितना होगा, थीटा नॉट और थीटा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा नॉट प्लस थीटा हो जाएगा। तो सोचो नॉर्मल से इधर उतना ही रिफ्लेक्टेड है थीटा नॉट प्लस थीटा, यानी ये एंगल होगा थीटा नॉट प्लस थीटा।
देखो ये एंगल थीटा नॉट प्लस थीटा, मुझे ये एंगल निकालना बेटा, ये मान लो फाई निकालना था। कैसे निकालेंगे देखो, अच्छा बेटा ये थीटा नॉट है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ। देखो ये थीटा नॉट है और ये थीटा है, थीटा नॉट में से थीटा घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा, नहीं आया समझ में। ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, थीटा नॉट माइनस थीटा, ये एंगल होगा। अच्छा देखो ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल नहीं आ जाएगा, ये थीटा नॉट है, ये थीटा है, घटाएंगे तो ये थीटा नॉट माइनस थीटा, थीटा नॉट माइनस थीटा में फाई जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, मतलब थीटा नॉट प्लस थीटा, ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है वो होगा फाई प्लस दिस एंगल, फाई प्लस, और ये एंगल कितना होगा तो थीटा नॉट माइनस थीटा, थीटा नॉट माइनस थीटा, थीटा नॉट से थीटा नॉट गया, माइनस थीटा इधर आएगा 2 थीटा बराबर फाई, तो देखिए फाई बराबर आया 2 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर को मैंने थीटा एंगल से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा एंगल से। अब आपको सीधा सीधा ऐसे याद रखना है कि अगर ये मिरर है, ये लाइट ऐसे आ रही है, नॉर्मल ये लाइट ऐसे आ रही है, इधर गई, अगर मैंने थीटा एंगल घुमा दिया मिरर को, अब मिरर ऐसे हो गया थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा, ये आपको याद रख लेना चाहिए। अगर आप इधर घुमाओगे, जिधर मिरर घुमाओगे उधर ही रिफ्लेक्टेड लाइट टर्न करेगी और 2 थीटा एंगल से। हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि मिरर अगर मैंने 1 डिग्री घुमाया तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना घूमेगा 2 डिग्री, जितना एंगल घुमाओगे उतना डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके आगे बाकी बातें तो कल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस कंप्लीट हो जाएगा।